In this illustration, we are given this circuit diagram, and this circuit diagram shows a switch, and switch has been closed for a long time and then open at t equal to 0. इस सर्किट डायग्राम में जो आप स्विच देख रहे हैं इसको हमने बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लोज करके रखा, और जिस टाइम में हमने इसे ओपन किया उस टाइम को असाइन किया टाइम इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0. फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन. हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मालूम करना है इस इंडक्टर कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही थी स्विच को ओपन करने से पहले. दैट मीन्स हमने पहले स्विच को क्लोज करके रखा, स्टडी स्टेट आ चुकी होगी, और स्टडी स्टेट में हमें मालूम करना है कितनी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही थी. दैट मीन्स t इक्वल टू 0 के जस्ट पहले की सिचुएशन हम लोगों को इंडक्टर कॉइल में करंट कैलकुलेट करनी है. And second part of the question, we need to find current I, that means this current I, a long time after the switch is opened. इस स्विच को ओपन करने के लॉन्ग टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स अगेन स्टडी स्टेट का केस, तो हमें यहाँ पे मालूम करना है कि इस स्विच को ओपन करने के बहुत ज़्यादा टाइम के बाद इस इंडक्टर कॉइल में कितनी करंट होगी. एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, we need to find current I as a function of time after the switch is opened. That means t equal to 0 के बाद की situation. That means we need to consider the transition state. तो हमें यहाँ पे मालूम करना है कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी इन फंक्शन ऑफ टाइम. That means ये करंट की वैल्यू हमें मालूम करनी है. Also write the current through the cell as a function of time. सेल कितनी करंट सप्लाई करेगा उसका भी रिलेशन इन फंक्शन ऑफ टाइम हमें मालूम करना है. तो डायग्राम सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूं और फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, दैट मींस वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन. और क्वेश्चन में जैसा आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्विच एस हैज बीन क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम तक अगर हमने स्विच को क्लोज करके रखा हुआ है तो मालूम है हमें स्टडी स्टेट आ चुकी होगी. एंड एट द स्टडी स्टेट दिस इंडक्टर कॉइल एक्ट एज ए कंडक्टिंग वायर. दैट मींस वी कैन रिप्लेस दिस इंडक्टर कॉइल विद ए कंडक्टिंग वायर. तो यहाँ पे हमने इसे एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया. ओके, कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करने का मतलब है कि हमने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया. अब हमें मालूम करना है कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी. अगर करंट मालूम करना है तो हम लोग यहाँ पे इस सर्किट को एनालाइज करते हैं. दिस इज 20 वोल्ट. वी कैन राइट दिस इज ए 0 वोल्ट. दिस विल बी 20 वोल्ट. ये भी हमारे पास हो जाएगा 20 वोल्ट और ये भी हो जाएगा 20 वोल्ट. ओके, दिस इज 0 वोल्ट. दिस इज अगेन 0. दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0. That means this resistance will have no current because the potential difference across this resistance will be 0. अब जो करंट फ्लो होगी वो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगी. बैटरी सप्लाई करेगी करंट, यहाँ पे आएगी, एंड करंट एट दिस जंक्शन विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट. यहाँ से इसमें और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस पाथ. करंट यहाँ से यहाँ पे आएगी. करंट ये वाली मीट होने के बाद इस करंट और इस करंट का समेशन इस इंडक्टर कॉइल में फ्लो करेगा. हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. The potential difference across this resistance 10 ohm resistance is 20 volt. 20 volt है और resistance है 10 ohm. That means यहाँ पे जो current flow होगी 20 divided by 10 ये आ जाएगी 2 ampere. Potential difference across this is equal to 20 volt again and resistance is 5. That means current flowing in this part should be equal to 20 divided by 5, that is 4 ampere. Okay. अब ये 2 इधर पे जो हमारे पास 2 एम्पियर करंट आई, 2 एम्पियर करंट यहाँ से और ये 4 एम्पियर करंट यहाँ से मिलके यहाँ पे आ जाएगी 6 एम्पियर. सो लेट अस राइट द करंट. ये हमारे पास करंट डिवाइड हुई एंड दिस इज द 2 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर एंड दिस 2 and 4 दैट इज 6 एम्पियर. दैट मीन्स करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर कॉइल जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन. दैट मीन्स जिस समय स्विच बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लोज करके रखा था उस समय यहाँ पे करंट फ्लो होगी 6 एम्पियर. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में
we need to find current I a long time after the switch is open. स्विच ओपन करने के लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर हम लोग स्विच को ओपन कर देंगे तो t इक्वल टू इनफाइनाइट में लॉन्ग टाइम में हमें मालूम करना है इस इंडक्टर कॉइल में कितनी करंट फ्लो होगी. तो मैं यहाँ पे स्विच को ओपन करता हूँ. ये मैंने स्विच को ओपन कर दिया. अगर मैं स्विच को ओपन करूंगा, you can observe this branch of the resistance 10 ohm and 6 ohm will be in series and potential difference across this series is 20 volt. And again you can observe this 5 ohm and L, that means 1 Henry inductance will be in series. यहाँ पे जितनी करंट फ्लो होगी वो इस ब्रांच से भी करंट फ्लो होगी. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग टाइम स्विच इज ओपन. दैट मीन्स t टेंस टू इन्फिनिटी की बात हो रही है. t टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब स्टेडी स्टेट की बात. और स्टेडी स्टेट जब भी आती है तो इंडक्टर कॉइल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. ये कंडक्टिंग वायर की तरह से काम करने लगती है. तो यहाँ पे हमें इसे कंडक्टिंग वायर की तरह से ज्वाइन कर देना है. अब ये कंडक्टिंग वायर की तरह से एक्ट करने लगी. ओके, अब यहाँ पे हम लोग करंट कैलकुलेट कर ले. वी नो दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज अगेन 0 वोल्ट एंड दिस इज 20 वोल्ट. दैट मीन्स करंट इन दिस ब्रांच, अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 एंड रेजिस्टेंस इज 5. दैट मीन्स करंट इन दिस ब्रांच शुड बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर. करंट यहां से फ्लो करेगी 4 एम्पियर. तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें मालूम करना था फाइंड करंट आई. Find current I as a function of time after the switch is open. हमें स्विच t इक्वल टू 0 पे ओपन करना था और t इक्वल टू 0 के बाद की हमें करंट बतलानी थी इन फंक्शन ऑफ टाइम, दिस करंट. ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू द सेल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. सेल से जो करंट होगी वो भी हमें फंक्शन ऑफ टाइम हमें बतलानी थी. हमें मालूम है कि t इक्वल टू 0 में करंट थ्रू द इंडक्टर कॉइल ब्रांच दैट वाज 6 एम्पियर. हम लोगों ने कैलकुलेट की थी t इक्वल टू 0 की कंडीशन. दिस वाज 6 एम्पियर लाइक दिस. ओके, एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट में हम लोगों ने कैलकुलेट की है करंट 4 एम्पियर. तो मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 6 एम्पियर एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट 4 एम्पियर. वी कैन ऑब्जर्व हियर करंट इज डिक्रीजिंग इन दिस ब्रांच. t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इनफाइनाइट के बीच में इस इंडक्टर ब्रांच में करंट डिक्रीज हो रही है और इंडक्टर ब्रांच रेजिस्टेंस के साथ अटैच है. दैट मींस दिस इज द केस ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिके. जब कभी भी रेजिस्टेंस और इंडक्टर कॉइल कनेक्टेड हो यहाँ पे और इनिशियल करंट हमें मालूम है, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होती और हमें करंट इन फंक्शन ऑफ टाइम मालूम करना होता तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर देते. लेकिन यहाँ पे इनिशियल करंट की वैल्यू 6 एम्पियर है, फाइनल करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम लोग नहीं लगा सकते. हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री से. हमें ये मालूम है कि ये जो सिचुएशन होगी दैट इज द एक्सपोनेंशियल डिके केस. तो एक्सपोनेंशियल डिके का हम लोग यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लें. दिस इज 6 एम्पियर एंड फ्रॉम 6 एम्पियर वी नीड टू रीच टू 4 एम्पियर. 4 एम्पियर में हमें एक्सपोनेंशियल डिके करना है. दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल डिके कर्व जो आएगा वो इस तरह से होगा कर्व. तो अब यहाँ पे जो डिके क्वांटिटी हो रही है दैट इज 6 माइनस 4, दैट इज 2 एम्पियर. और डिके का जो ऑपरेटर होगा, डिके का जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा वो होगा e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ. और टॉ इज द टाइम कांस्टेंट हमें मालूम है. दिस इज L डिवाइडेड बाई R. दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 with the relation e to the power minus R divided by L multiplied by T. तो ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके को रिप्रेजेंट करने की. हम लोगों ने लिखा है 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल डिके ऑपरेटर e टू द पावर माइनस R डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई T. और हमें R की वैल्यू मालूम है, हमें T की वैल्यू मालूम है. R इज इक्वल टू 5 बिकॉज इन दिस ब्रांच इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड. आप देख सकते हो यहाँ पे इंडक्टर कॉइल यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है. तो R इज इक्वल टू 5 एंड L इज इक्वल टू, L की वैल्यू है 1. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 e टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई t. दिस नेगेटिव साइन, तो ये आ गया 2 इंटू e टू द पावर माइनस 5t. तो
इस रीजन में 6 से 4 में यहाँ पे इस मैथमेटिकल रिलेशन से एक्सपोनेंशियल डिके होगा, एंड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन यू नो दिस इज 4, दैट मीन्स दिस इज 4 एम्पियर। अब मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2e⁻⁻5t। तो करंट का जो रिलेशन आएगा ये हमारे पास आ जाएगा करंट वैल्यू, करंट जो आई ये इंडक्टर कॉइल ब्रांच से फ्लो करेगी, दिस इज 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻5t, राइट। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो आई की वैल्यू इन फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। नाउ लेट अस कैलकुलेट करंट थ्रू द सेल। करंट थ्रू द सेल अगर हमें मालूम करना है तो वी नीड टू फाइंड करंट थ्रू दिस ब्रांच, एंड करंट थ्रू दिस ब्रांच कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 and resistance in this branch is 10 plus 6, that is 16, 20 divided by 16, that means this value should be equal to 20 divided by 16, 5 divided by 4 आ जाएगी ये वैल्यू, राइट। ये हमारे पास 5 divided by 4 आ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं करंट इन दिस ब्रांच इज 5 divided by 4। करंट इन फंक्शन ऑफ टाइम हमें ये रिलेशन मालूम हो चुका है। अगर हम लोग इन दोनों का समेशन कर देंगे तो करंट थ्रू सेल आ जाएगी। तो 5/4 एम्पियर प्लस आई, दैट मीन्स दिस वैल्यू। अब दोनों का मैं समेशन कर देता हूँ, 5/4 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻5t। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 e⁻⁻5t एम्पियर। दिस इज द करंट सप्लाइड बाय cell in function of time. Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.